नमस्कार, स्पोर्ट्स कर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद। बैडमिंटन, क्रिकेट, एथलेटिक्स और फुटबॉल के साथ ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में। इंग्लैंड ने भारत को दूसरे वनडे मैच में हराकर श्रृंखला को बनाया रोमांचक। आज से शुरू हो रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा, मुरली श्रीशंकर और अविनाश साल्वे पर होगी नजरें। और फ्रांस महिला यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में। सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन की हान यू को 17-21, 21-11, 21-19 से हराया। सेमीफाइनल में सिंधु का सामना जापान की सीना कावाकामी से होगा। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल जापान की आया ओहोरी से 13-21, 21-15, 20-22 से हार गईं। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में एचएस प्रणॉय भी जापान के कोडोई नारोका से 21-12, 14-21, 18-21 से हार गए हैं। पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में अर्जुन एमआर और ध्रुव कपिला की जोड़ी का सफर भी समाप्त हो गया है। उत्तरा, पीवी सिंधु पिछले कई टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तक जा रही हैं, फाइनल में नहीं पहुंच पा रही। यहां क्या देखती हैं आप? मुझे लगता है यहां बेहतर होगा क्योंकि उनके सामने ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है अभी जिससे उनको थोड़ा सा भी बच के रहने की या घबराने की जरूरत है। इससे पहले भी जो टूर्नामेंट था जिसमें वो हारी थी तो उनके सामने ताई थी। उससे पहले जब वो हारी थी तो लगातार वो ऐसे खिलाड़ियों से हार रही हैं जिनसे वो हार चुकी हैं पहले और जो रैंकिंग में भी उनसे ऊपर रहे। यहां पे उनको वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोई भी उस तरह का बड़ा नाम नहीं है। वो सबसे हाईएस्ट सीडेड अभी बची हैं इसमें, तो उनको उस तरह की कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आनी चाहिए, ना सिर्फ इस राउंड में बल्कि अगले राउंड में भी। मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट सिंधु के लिए जीतना बाकियों के मुकाबले थोड़ा आसान होगा क्योंकि अगला मैच जो उनका सीना कावाकामी से है, तो उनसे वो पहले जीत चुकी हैं। ये वाला जो वो जीती हैं ये भी इनका 100% रिकॉर्ड है हेड टू हेड का। तो रैंकिंग्स की बात करें, फॉर्म की बात करें, ओपोनेंट की बात करें, मुझे लगता है सिंगापुर ओपन इनको जीतना ही चाहिए इस फॉर्म में जिस तरह से चल रही हैं वो। साइना नेहवाल, उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में जिस ढंग से ही बिंग जियाओ को हराया था, ऐसा लगा था कि वो अपनी लय हासिल कर ली हैं। अगर इस मुकाबले को भी देखें तो 20-20 की बराबरी पर था तीसरा गेम और वहां से वो हार गई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं साइना का थोड़ा सा हो सकता है, हमें बाहर से शायद ना पता चल रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको फिजिकली और ज्यादा पुश करने की जरूरत है क्योंकि जब बहुत क्लोज की चीज होती है तो वहां पे वो जो आखिरी वो डिग इन टू योर रिजर्व्स वाली चीज होती है। हालांकि ये बहुत लंबा गेम गया है, वो डिसाइडर तक गया है, तीसरे गेम तक, और करीब 1 घंटे से ऊपर का ये वाला मैच चला है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा सा थक गई थी और इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनकी फिटनेस पे कोई सवाल उठा रहा है क्योंकि 1 घंटे से ऊपर बैडमिंटन का मैच चलना और उसमें तीसरे में जाके आप 20-22 से जब हारते हैं, पर यही वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके लिए वो जानी जाती थी अपने फेवर में करने के लिए जब वो पीक पे थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ समय से वो खेल नहीं रही हैं तो वो वापस कमबैक भी कर रही हैं। उनका CWG में सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है वो मेंटली उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट किया हो उस चीज से, तो ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है। पर मुझे लगता है कि क्योंकि साथ में वो कश्यप के साथ हैं तो उनको इससे बाहर निकलने में ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए अगले टूर्नामेंट में। जिस ढंग से टॉमस कप में प्रणॉय ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उसके बाद पिछले कुछ टूर्नामेंट में वो भी क्वार्टर फाइनल तक जा रहे हैं, यहां आगे नहीं बढ़ पाए। प्रणॉय की प्रॉब्लम मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद जो उनसे थोड़े हल्के खिलाड़ी हैं उनके साथ उनको ज्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि अभी तक वो सिर्फ थॉमस कप नहीं बल्कि उसके बाद भी लगातार जो खेल रहे हैं, जो उनसे ज्यादा रैंक्ड हैं, जो उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको वो बहुत अच्छे से मार रहे हैं और बहुत डोमिनेट करके मार रहे हैं। सिर्फ जीत नहीं रहे हैं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से जीत रहे हैं। पर जब जहां पे वो हारते हैं वो उन खिलाड़ियों से हार रहे हैं जिनके साथ शायद वो पहले खेले नहीं है या जो उनसे नीचे हैं और जिनको उन्होंने बहुत ज्यादा देखा नहीं है। ये
कई बार दिक्कत आती है, क्योंकि जब आप किसी के साथ बहुत बार खेलते हो तो आपको उनके गेम का पता होता है, चाहे आप जीते हो या हारे हो, लेकिन आपको एक गेम का आइडिया होता है। तो प्रणॉय के साथ मुझे लग रहा है वही दिक्कत आ रही है कि उनको वो एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम आ रही है। पर मुझे लगता है जैसे जैसे आगे जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं और जिस तरह के खिलाड़ियों को उन्होंने पिछले 1.5-2-3 महीने में बीट किया है, मुझे लगता है ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एक बार उनको जब आइडिया लग जाए कि अगला ओपोनेंट किस तरह का गेम रखता है। तो कल सबकी नजरें सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु पर होंगी और देखना होगा कि सिंधु क्या खिताबी मुकाबले में जगह बनाकर अपनी उम्मीदें बरकरार रखती हैं या नहीं। अब बात करते हैं क्रिकेट की। इंग्लैंड ने भारत को दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 100 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। कल लंदन के लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम ने 49 ओवर में 246 रन बनाए। मोइन अली ने सबसे ज्यादा 47 रन की पारी खेली, जबकि डेविड विली ने 41 रन का योगदान दिया। भारत के लिए युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लिए। लॉर्ड्स में किसी भारतीय गेंदबाज का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जीत के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेहमान टीम 38 ओवर और 5 गेंद पर 146 रन पर ही सिमट गई। रीस टोपले ने 24 रन देकर 6 विकेट लिए। उन्हें इस प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। उत्तरा, कहां हमसे चूक हो गई? टॉप ऑर्डर बुरी तरह फेल हो गया और जब हार्दिक और सूर्य कुमार यादव के बीच एक छोटी पार्टनरशिप पनपी, उम्मीद जगी, फिर बिखर गए। देखिए, अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें तो पहला मैच में इंग्लैंड की टीम 100 रन पे ऑल आउट हो गई थी। तो छोटे फॉर्मेट में हमेशा से ये रहता है, क्योंकि आप पहले से नहीं बता सकते कि क्या होगा। टेस्ट मैच में हमेशा आप को पता होता है कि आपके पास वापसी का मौका रहता है। T20 में बिल्कुल नहीं रहता है, वनडे में किसी हद तक रहता है। लेकिन जिस तरह से कल टोपली ने बॉलिंग की थी, जिस तरह से डक पे प्लेयर्स गए हैं, तो उसके बाद आपको उम्मीद रहती नहीं है, क्योंकि जब आपके ऊपर के 3-4 खिलाड़ी बहुत जल्दी निकल जाते हैं तो उसके बाद चाहे छोटी छोटी पार्टनरशिप जब बनती भी हैं तो उनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप 250 रन चेस कर रहे हो, हालांकि आज की तारीख में वनडेज में 250 बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है, लेकिन जब आप 30, 32, 35, 40 में अगर आपके 4 विकेट निकल जाएं तो वो बहुत ज्यादा लक्ष्य लगने लगता है। आपको एक ऐसा खिलाड़ी उस वक्त चाहिए था वहां पे जो टिक के शायद T20 टाइप की एक पारी खेलता, जो नहीं हो पाया। पर मुझे लगता है कि जब तक टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा तब तक क्रिकेट में नीचे के प्लेयर्स के लिए ओडीआईज में एटलीस्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है। कल रोहित शर्मा नहीं चले, विराट कोहली बहुत समय से नहीं चल रहे हैं, तो इन सब चीजों का फर्क तो टीम पे पड़ता है। गेंदबाजी जो थी वो मुझे नहीं लगता उस पर हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि 250 रन अगर सामने वाली टीम ने बनाया है तो उसमें गेंदबाजी ने खराब नहीं किया है बिल्कुल भी। पर हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि बैटिंग के बारे में, बैटिंग ऑर्डर और बैटिंग की आप किन खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, उस पर थोड़ा सा टीम को सोचने की जरूरत है। टॉपली का यहाँ जिक्र करना बेहद जरूरी है। एक ऐसा खिलाड़ी जो चोट के कारण संन्यास लेने के करीब पहुंच गया था, उसके बाद 30 वर्ष की बाद की उम्र में डेब्यू करता है और अब प्लेयर ऑफ द मैच। बिल्कुल, और इससे आपको पता चलता है कि जो सपोर्ट सिस्टम है वो किसी भी खिलाड़ी के लिए किसी भी खेल में कितना इंपॉर्टेंट होता है। टॉपली 30 के बाद डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन अगर हम घर पे देखें तो दिनेश कार्तिक तो 36-37 में वापसी कर रहे हैं। तो ऐसे खिलाड़ी, उसमें आपका स्किल कभी खत्म नहीं होता है। टॉपली फास्ट बॉलर है, उनके लिए शायद ज्यादा मुश्किल होगा रिकवरी और रिहैब करना, लेकिन जब आप इस उम्र में आते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपको मौका मिला तो आपको अपने आप को प्रूव करना है दोबारा से। पर जब आप चोट से वापस आने की कोशिश कर रहे होते हो तो आपका सपोर्ट सिस्टम, आपका जो रिहैब प्रोसेस है, जो आपका बोर्ड है, बोर्ड की तरफ से जितना सपोर्ट मिल रहा है, जो मेडिकल सपोर्ट मिल रहा है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि हमने बहुत से ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जो शायद वापस आ सकते थे, लेकिन उनके रिहैब में गड़बड़ हुई है या इंजरी के बाद बहुत जल्दी वापस आए हैं और उसकी वजह से उनके करियर बहुत छोटे रह गए हैं। तो रविवार को तीसरा और निर्णायक मुकाबला होगा और देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड और भारत में कौन सी टीम जीतती है और श्रृंखला किसके नाम होती है। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान और दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली इन दिनों संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं विराट पर एक खास रिपोर्ट। आज समझ ले कल ये मौका हाथ में न रह पाएगा। ओ गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज ढलता है, धीरे धीरे ढल जाएगा।
कैसर रत्नागिरवी की ये मशहूर कव्वाली आपने सुनी होगी, गुनगुनाई भी होगी और कई बार दूसरे के लिए प्रयोग भी की होगी। इसकी मुख्य लाइन चढ़ता सूरज कई परिस्थितियों को सिर्फ एक पंक्ति में ही समझा देती है, इसलिए बात दिल पर लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पोर्ट्स स्कैन में आज हम कव्वाली की बात क्यों कर रहे हैं, तो जनाब ये लाइन भारतीय क्रिकेट के किंग यानी विराट कोहली पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। पिछले 2.5 वर्ष से भी ज्यादा समय से कोहली का बल्ला बिल्कुल खामोश है, जो एक ढलते सूरज की कहानी है, जिसकी सुबह कब होगी, कैसे होगी या होगी भी या नहीं, ये किसी को नहीं पता। जो विराट कोहली भारतीय क्रिकेट की रन मशीन थे, कुछ मैचों के अंतर पर भी शतक जड़ देते थे, वो कोहली आज रन बनाने को तरस रहे हैं। घरेलू सरजमी से लेकर विदेशी मैदानों तक कोहली की नाकामी का सिलसिला मैच दर मैच बढ़ता जा रहा है। कभी फ्रंट फुट पर तो कभी ऑफ स्टंप पर बाहर जाती हुई गेंद पर कोहली ऐसे आउट हो रहे हैं जिसे देखकर हर कोई यही कहता नजर आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। क्रिकेट पंडितों से लेकर क्रिकेट प्रेमियों तक सबको अब ये बात समझ में आने लगी है कि कोहली अपने विराट करियर की गोधुली बेला में आ गए हैं। हम सब जानते ही हैं कि गोधुली के बाद शाम होती है और फिर रात गहरा जाती है। कोहली के साथ खराब फॉर्म में चलने वाले अजिंक्य रहाणे की टीम से विदाई हो गई है और चेतेश्वर पुजारा भी अपनी परमानेंट पोजीशन गंवा बैठे हैं। ऐसे में कोहली पुराने रिकॉर्ड के दम पर कब तक बने रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। T20 विश्व कप से पहले वेस्टइंडीज दौरे पर कोहली को टीम में न चुने जाने का इशारा साफ नजर आता है कि टीम इंडिया अब नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है। कोहली के पास ज्यादा विकल्प भी नहीं है। भारत में डोमेस्टिक सत्र समाप्त हो चुका है और अगर वो काउंटी का रुख करने की सोचते हैं तो लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट से दूर रहना होगा। कोहली उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, उसी दौर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच अपने अपने खेल में अब भी टॉप लेवल पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कोहली का सफर कितना आगे बढ़ेगा ये तो उनकी फॉर्म और BCCI की सोच पर निर्भर करेगा, लेकिन दुनिया भर में कोहली के प्रशंसकों को अब भी भरोसा होगा कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। उत्तर, आप काफी लंबे समय से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से जुड़ी रही हैं, क्या देखती हैं इस खिलाड़ी के भविष्य को? कि मुझे लगता है कि विराट की प्रॉब्लम जो है वो गेम से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चाहे आप उसको पसंद करें या ना करें, और बहुत से लोग हैं जो विराट को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसके स्किल पे, उसके गेम पे या उसके टैलेंट पे मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी सवाल उठाने का हक बनता है। फॉर्म की जो बात आ रही है, बिल्कुल क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। ऐसे सिचुएशन में हर खिलाड़ी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर आता है और उस वक्त ये बहुत जरूरी होता है कि उसके आसपास के लोग कैसे हैं। जैसा हमने रीस टॉपली के लिए अभी बात की थी, वो एक अलग तरीके से बाहर हो रहे थे, वो इंजरी थी, रिहैब था। यहां सिर्फ फॉर्म की बात है और मेरा पर्सनली मुझे ये लगता है कि इस वक्त विराट कोहली को जैसे कहते हैं कि किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि आपके पास आपको वो प्रॉब्लम है। और बाहर से अगर हम देखें तो लगता है कि शायद कहीं ना कहीं विराट कोहली अभी तक इस चीज को एडमिट नहीं कर पाए हैं कि कुछ गड़बड़ है उनके साथ। वो कोई भी गड़बड़ छोटी सी भी हो सकती है, वो गेम की गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर वो गड़बड़ है तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, दिल्ली वापस आना चाहिए, अपने कोच से मिलना चाहिए, सिर्फ उन लोगों से मिलना चाहिए जिनके साथ उन्होंने खेलना शुरू किया था, जिनके साथ वो क्लब क्रिकेट खेलते थे, जो उनको बता सके और जिनकी बात वो सुने कि अगर कुछ गड़बड़ है तो वो सुनने वाले बने सबसे पहले। और उन लोगों के साथ अगर वो 6 महीने बिताते हैं बिना किसी और एक्सपर्ट की बात सुने, तो मुझे नहीं लगता कि विराट को वापस आने में कोई भी दिक्कत होगी। उत्तरा, एक बेबाक सवाल, क्या ये BCCI और विराट कोहली का विवाद है जो उनकी फॉर्म पर बहुत हावी हो गया? ऑफिशियली तो कोई नहीं कहेगा इस चीज पे, लेकिन हमने देखा है कि जब से उनकी कप्तानी गई है, हालांकि उससे पहले भी उनके फॉर्म में दिक्कत आ रही थी, लेकिन जब से उनकी कप्तानी गई है तब से उनके फॉर्म पे और ज्यादा असर पड़ा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो बहुत कंफ्यूज हैं अपने खुद के रोल को लेके टीम में। हालांकि रोहित शर्मा ने बहुत सीधे सीधे शब्दों में ये कहा है कि वो विराट को बैक करते हैं, लेकिन अगर हम 2-3 साल पीछे जाएं तो ऐसा ही कुछ विराट ने अजिंक्य रहाणे के लिए कहा था कि कुछ खराब मैचेस के बाद प्लेयर खराब नहीं हो जाता, पर उसके बाद अजिंक्य रहाणे का करियर किस तरफ गया ये हम सब ने देखा है। तो उनको रोहित से जो उनको सपोर्ट मिल रहा है वो अलग चीज है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको खुद ये चीज समझनी चाहिए कि क्या वो इस वक्त इस टीम पे बोझ बन रहे हैं, और अगर वो खुद पीछे हटते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं 6 महीने
वापस जाके रहना चाहता हूं और किसी और से संपर्क करना चाहता हूं। जो उनके कोच हैं राजकुमार शर्मा, आज भी दिल्ली में, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि बीसीसीआई उनको किस रूप में देखता है या उनका फ्यूचर कहां देखता है, पर विराट जिस तरह के खिलाड़ी हैं और जिस तरह के खिलाड़ी रहे हैं और जितना उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए किया है, मुझे लगता है वो ये एक मौका जरूर डिजर्व करते हैं। अगर वो खुद से कहते हैं कि मैं 6 महीने का ब्रेक लेके फिर वापस आना चाहता हूं, तो वो इतनी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल डिजर्व करते हैं बोर्ड से। जी हां, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और हमने देखा भी है कि इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्कस टेस्कोथिक ने भी गेम से ब्रेक लिया था और इंग्लैंड के वर्तमान टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने भी क्रिकेट से ब्रेक लिया था और उसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की। बिल्कुल सभी क्रिकेट प्रेमी यही उम्मीद कर रहे होंगे कि विराट बहुत जल्द फॉर्म में लौटे और टीम इंडिया के लिए अहम कड़ी साबित हों। भारतीय तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को केंट काउंटी क्रिकेट क्लब ने काउंटी क्रिकेट के लिए अपने साथ जोड़ा है। आज क्लब की ओर से सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी गई। नवदीप से पहले हाल ही में उमेश यादव ने मिडिलसेक्स के साथ नई पारी की शुरुआत की है। और अब बात एथलेटिक्स की। ट्रैक एंड फील्ड का वर्ल्ड कप यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से यूजीन में शुरू हो रहा है। ये 24 जुलाई तक चलेगा। टूर्नामेंट के 39 साल के इतिहास में पहली बार है जब ये अमेरिका में हो रहा है। इसमें 200 देशों के करीब 2000 एथलीट 50 इवेंट में हिस्सा लेंगे। हर 2 साल में होने वाले इस चैंपियनशिप में भारत का 21 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है। देश को अपने खिलाड़ियों से इस बार 19 साल का मेडल का सूखा खत्म करने की आशाएं हैं। चैंपियनशिप में अंतिम और एकमात्र बार भारत ने पदक 2003 में जीता था। उस समय लंबी कूद की खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज ने पेरिस में 6.70 मीटर जंप कर कांस्य पदक अपने नाम किया था। इस बार भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, लंबी कूद में मुरली शिवशंकर और 3000 मीटर स्टीपल चेस में अविनाश साबले पदक के बड़े दावेदार हैं। आज रात ये अमेरिका में शुरू हो रहा है उत्तरा। जिन 3 खिलाड़ियों के नाम लिए, उनके अलावा और किन खिलाड़ियों पर आपको लगता है कि दाव लगाया जा सकता है? मुझे लगता है कि लॉन्ग जंप में जब श्रीशंकर की बात हुई है तो उसके साथ ही जो बाकी उनके साथ खिलाड़ी हैं उनका भी नाम लिया जाना चाहिए, खास करके जैस्विन ऑल्ड्रिन का। बहुत मुश्किल से उनको भेजा गया है वहां पे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा होगा कि वो अपने आप को प्रूव करें। बाकी जितने भी हैं मेडल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हमें उम्मीद रखनी चाहिए, बहुत ऑनेस्टली देखा जाए तो। लेकिन ये जरूर हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं शायद अपना पर्सनल बेस्ट जरूर करें। हो सकता है कि एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करें। ये उम्मीद हम तजिंदर पाल सिंह तूर से रख सकते हैं शॉटपुट में। हालांकि उनका अभी तक का ये सीजन बहुत अच्छा नहीं गया है क्योंकि वो भी इंजरी और सर्जरी से वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन जिस तरह से पिछले 3-4 टूर्नामेंट्स में उन्होंने इंप्रूव किया है, उससे लग रहा है कि शायद वो अपना एटलीस्ट पर्सनल बेस्ट तो दे सकते हैं। अन्नू रानी से जैवलिन में जरूर ये उम्मीद हो सकती है कि एक पर्सनल बेस्ट जो कि नया नेशनल रिकॉर्ड भी होगा वो करें उसमें। लेकिन जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो तो नीरज चोपड़ा ही रहेगी। और क्या लगता है दबाव होगा नीरज पर? नहीं, क्योंकि जितना मैं नीरज को जानती हूं, जितना मैंने उसको देखा है या उनसे बात की है, नीरज चोपड़ा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि वो दबाव लेते नहीं है अपने ऊपर। वो सिर्फ वहां जाके अपना परफॉर्म करते हैं और उसमें उनके आसपास जो उनके कोच हैं साथ में, वो बहुत मदद करते हैं कि अपने आप को टेंशन में ना रखा जाए। पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि नीरज एक बार फिर वहां से सोने का तमगा जीत कर वापस लौटे। फ्रांस की टीम यूएफा महिला चैंपियनशिप फुटबॉल यानी महिला यूरो कप 2022 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। ग्रुप डी के अपने दूसरे मैच में फ्रांस ने बेल्जियम को 2-1 से मात दी और लगातार चौथी बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ग्रुप डी में फ्रांस की टीम 6 अंक के साथ टॉप पर है और इंग्लैंड, जर्मनी के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। चलते चलते बात करते हैं टेनिस की। रूस के आंद्रे रुब्लेव नॉर्डिया स्वीडिश ओपन के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने में उन्हें खासी मशक्कत करनी पड़ी। दूसरी वरीयता प्राप्त रुब्लेव ने दूसरे दौर में गत मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के फेडेरिको कोरिया को 7-5, 4-6, 7-6 से हराया। क्वार्टर फाइनल में रुब्लेव का सामना सर्बिया के लास्लो जेरे से होगा। जेरे ने स्विट्जरलैंड के मार्क हुसलर को 7-5, 6-2 से मात दी। पूर्व यूएस ओपन चैंपियन ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उत्तरा, अब समय नहीं है कि किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।